सर्वेभ्य नमो नमः। मैं नरेश वत्स आप लोगों के बीच में फिर से अवतरित उपस्थित। इस बार मैं लेकर के आया हूँ एचटेट 2017 लेवल 3 का कॉमन हिंदी का पेपर। लगातार सारे पेपर मैंने सोल्व करवाने की आप लोगों को कहा है और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए पेपर सोल्व करूँ। लेकिन अभी मैं आप सभी से ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो नोट करवाऊंगा, जो रिपीट होती हैं कुछ बातें। क्योंकि मुझे केवल और केवल इन 15 सवालों के जवाब नहीं देने हैं, मैं इन 15 सवालों के साथ जोड़ करके आपको कम से कम 60 सवाल करवाने जा रहा हूँ, 60 से भी ज़्यादा। आप ये बात ध्यान रखें। पेपर तो सीधे आंसर की तो आप लोगों के पास होती ही है, लेकिन कुछ बातें इम्पोर्टेंट जो होती हैं, इसलिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठें, या आप दोबारा इसको सेकंड राउंड में देखें तो तब आप ज़रूर कॉपी पेन लेकर के बैठें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके आज के इस पेपर की, जो है आपका एचटेट 2017 लेवल 3 यानी पीजीटी का पेपर है। और उसमें कॉमन हिंदी 15 प्रश्न आप लोगों के आए थे, वो 15 प्रश्न मैं हल करवा रहा हूँ। सबसे पहला जो सवाल है आपका वो है कि वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो सही नहीं है वो आपने छांटना है, कौन सा जोड़ा कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला इसने बोला है कि ताड़न जात जो व्यंजन है वो है अड़े और अढ़े, यानी ध्यान दीजिएगा अड़े के नीचे बिंदी है और अढ़े के नीचे भी बिंदी है। इसको हम भाषा की दृष्टि से नुक्ता कह सकते हैं, हालांकि नुक्ता साइड में होता है, लेकिन जैसे जय के नीचे नुक्ता होता है उसी तरीके से आप इसके नीचे की बिंदी आप इसको कह सकते हैं। तो इन दोनों व्यंजनों का नाम है उत्तक्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा जो है वो उछल करके आपके मुख विवर में किसी दूसरे अवयव को लगती है, किसी दूसरे मान लिया मूर्धा को, मान लिया दांतों को लगती है, तो इसका मतलब अड़े और अढ़े इन दोनों में आपकी जीवा वो ऊपर मूर्धा को टकराती है। और ये दोनों आगत भी, इनको अतिरिक्त व्यंजन भी, इनको द्विपृष्ठ व्यंजन भी इनको कहा जाता है, और ताड़न जात भी है ये दोनों के दोनों। ये तो सही है। दूसरा है ईशत सपृष्ठ। एक बात बता दूं मैं आपको, ईशत का मतलब होता है थोड़ा, मड़ासा। मड़ासा मीन्स हरियाणवी में कहते हैं मड़ासा मीन्स थोड़ा सा, तो थोड़ा सा सपृष्ठ। मेरे अनुसार थोड़ा सा सपृष्ठ जो है, और भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भी ईशत सपृष्ठ जो व्यंजन हैं वो दो ही हैं, और वो व्यंजन हैं य और व। य और व इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। आप देखिए थोड़ा सा स्पर्श करेगी आपकी जीवा किसी न किसी दूसरे अवयव को। आप ध्यान दीजिएगा जब आप बोलते हैं व में आपका नीचे का होंठ और ऊपर का दांत मतलब आपको एक दूसरे से स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी वो उतनी मजबूती के साथ एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगा। आप वायु जो है वो जिस प्रकार से स्वर का उच्चारण होता है कि बिना किसी दूसरे के अवरोध के वायु निकल जाती है, तो अवरोध ज़्यादा नहीं होता। और व में इसको आप दंतोष्ठ उच्चारण स्थान में कहते हैं। और य में भी आपकी जो जीवा है वो कठोर तालु को छूती हुई प्रतीत होती है, छूती नहीं है। तो वहाँ पर भी इन दोनों के बीच में, हालांकि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो शय और शय है, इन दोनों में भी ईशत सपृष्ठ लिखा हुआ है। मेरे अनुसार इसका जो सही जवाब था वो यहाँ पर ईशत सपृष्ठ में य और व आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला है ईशत सपृष्ठ में जो ईशत विपरीत दे रखे हैं इसने। ईशत का मतलब थोड़े से विपरीत, विपरीत का मतलब खुला, ओपन। जब आपका मुंह थोड़ा सा खुला हो, तो थोड़ा खुला में भी ये दोनों, बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक इसको उसमें दे देते हैं, इसको उसमें दे देते हैं। तो ऐसे में आपने देखना है कि पहला ताड़न जात है, दूसरा
ईषत सप्रेष्ट है, मतलब थोड़ा सा स्पर्श करेंगे इसमें आपको कोई भी दो अवयव, इसलिए इसको यहाँ पर लिया जा सकता है, इसको गलत नहीं कह सकते। तीसरा जो वर्ण है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है भाई, ध्यान देंगे तो वो है विवृत। और मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि हरियाणा में उसको इस तरीके से भी बताया हुआ है। अगर आप इसको विवृत को याद कर सकते हैं, 4 प्रकार के आपके व्यंजन होते हैं जिनमें एक पहला जो होता है उनको कहते हैं संवृत। संवृत का मतलब बीड़ा, संवृत का मतलब तंग, संवृत का मतलब संकुचित। जब आपके दो अवयव बिल्कुल पास पास हों, होंठ बहुत पास पास हों दोनों के दोनों, तब जो वर्ण बोले जाते हैं उनको संवृत कहते हैं। तो इसमें ई उ ये 4 जो स्वर हैं वो आपके संवृत कहलाते हैं। एक होता है अर्ध संवृत, मतलब थोड़ा मतलब तंग, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाएगा, उसमें ए और ओ, मतलब ए छोटी ए कह सकते हैं, ओ छोटा ओ, ये दोनों अर्ध संवृत में आते हैं। और उसके बाद आता है अर्ध विवृत, इसमें 3 वर्ण आते हैं आपके। अर्ध विवृत का मतलब आधा खुला, आधा खुला में आपका अ थोड़ा सा पहले से ज़्यादा मुंह खुल गया आपका, और उसके बाद आई और औ, ये तीनों के तीनों वर्ण जो है आई और औ और अ, ये तीनों आपके विवृत में अर्ध विवृत में आते हैं। और विवृत में आपका मुंह पूरा खुल जाता है और इसके अंदर एक ही वर्ण आता है, वो आता है आ। और मैंने उसको इस ढंग से भी आप लोगों को बताया होगा, अगर उस वीडियो को आप देखें कि जैसे अगर किसी के घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, तब औरतें जैसे रोती हैं तो वो मुंह पूरा खोलती हैं कि जैसे हम किसके लगेंगे आ, मतलब मुंह जैसे आ, अकेला आ जो है वो विवृत है, मुंह उसमें खुलता है। तो इसका मतलब ये आपका पूरी तरह से गलत है, इसने तो जय और जय दे रखे हैं, विपरीत में तो अकेला आ वर्ण होता है, आ, समझ में आ गई होगी। उसके बाद ईषद विपरीत में यह वह ये दोनों लिए जाते हैं। इसका मतलब इसने जो इस पेपर में जो दिया हुआ था ईषद विपरीत में आपका यह और वह मतलब थोड़ा खुला, और थोड़ा खुला में यह वह को इसने ले लिया। तो इस तरीके से आपका पूरी तरह से जो गलत है, जो सुमेलित नहीं है, वो आपका थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद समास के संदर्भ में अगला जो सवाल है आप लोगों का, ये मैं थोड़ा सा आगे सरका रहा हूँ। समास के संदर्भ में एक बार आप देखेंगे असंगत विकल्प को चुनना है। अरे भाई ये पेपर मैं इसलिए बता रहा था आप लोगों को कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका करवा रहा है, पेपर ही नहीं है, ये आपका पूरा टॉपिक को करवा रहा है। इसमें सबसे जो पहला जो ऑप्शन है कि समास में विग्रह वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह और अव्यय आदि का लोप करने के उपरांत शेष रहे दोनों पदों के मध्य संधि की जा सकती है। आपको लगता है सही है? ये बिल्कुल सही है। अब बात समझ लें, ये कहना क्या चाह रहा है कि जब भी समास में विग्रह जो वाक्य हो जाता है, विग्रह करने मतलब जब उसका किया जाता है, आप उसको खोलते हैं, तब उसके बीच में जो विभक्ति चिन्ह हो, चाहे बीच में उसका अव्यय आए, जब उसका लोप हो जाए और उसके बाद भी क्या उसकी संधि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लिया आप कहते हैं कि शब्द है आपका अक्षांश। अब अक्षांश जो शब्द है, इस अक्षांश शब्द में मतलब कैसे करेंगे? अक्ष का अंश, लेकिन ये का बीच में से हटा दिया आपने, और फिर आप इसको अक्ष जमा अंश, इसमें दीर्घ संधि भी होगी। मतलब बीच का विभक्ति चिन्ह हटाने के बाद आप कहते हैं जगन्नाथ। अब आप देखिए, आप इसका विग्रह कीजिए जगन्नाथ को, तो आप कहेंगे जगत का नाथ। का को हटा दीजिए तो फिर संधि तो फिर भी होगी उसके बीच में। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ये कह रहा है कि समास के विग्रह जब आपने कर दिया और विग्रह करने के बाद उनके बीच में जो विभक्ति चिन्ह था वो विभक्ति चिन्ह हटा दिया, तो क्या उसके बाद उसमें संधि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो यही बात आप लोगों को बताई गई है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसके अंदर ख आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि हिंदी भाषा में समासों का प्रचलन
सरल अभिव्यक्ति और भाषिक सौंदर्य की अभिवृत्ति के निमित्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। मतलब जब भी आप संक्षिप्तीकरण करते हैं तो 4 तरीके से करते हैं, या तो संधि या समास या उपसर्ग या प्रत्यय। इन चारों को प्रयोग करके आप उनके सौंदर्य में वृद्धि भी करते हैं कि बहुत बड़े बड़े आपके सेंटेंस ना हो जाए, या लंबे लंबे सेंटेंस ना हो करके उनको कई बार शब्दों में हम डाल देते हैं। तो ये सही है। तीसरा जो ऑप्शन है आपका, ध्यान देंगे, पदों की प्रधानता व अप्रधानता के आधार पर समास के मुख्य रूप से 6 भेद किए जाते हैं। बिल्कुल गलत जवाब है। पदों की प्रधानता के आधार पर अगर आप समास की बात करते हैं तो भाई केवल 4 ही भेद हैं, जिसमें पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है, और समस्त पद भी अव्यय होता है, वो अव्ययभाव होता है। दूसरा पद जिसमें प्रधान होता है उसको तत्पुरुष कहते हैं। जिसमें दोनों पद या उभय पद प्रधान हो उसको आप द्वंद्व कहते हैं, और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, उसको आप बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो 4 ही होते हैं। तो 6 तो इसने बिल्कुल 6 जो शब्द दिया है, 6 भेद किए गए हैं, वो गलत है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि द्विगु और कर्मधारय ये दोनों के दोनों भी भेदों में आते हैं। जी नहीं, ये तत्पुरुष के भेद हैं, क्योंकि इन दोनों में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद विशेषण होता है, और जब वही पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तब जा करके वही जो है वो द्विगु का काम करने लग जाता है। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही नहीं था, आपका बिल्कुल गलत था, और यही जो है आपका असंगत विकल्प था। चौथे को भी पढ़ लेते हैं हम, कि तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय है। अभी अभी मैंने बताया, बिल्कुल सही जवाब है कि तत्पुरुष का भेद ही कर्मधारय है। उसके बाद और कर्मधारय का भेद द्विगु है। भाई कर्मधारय में क्या होता है कि पहला पद जो है वो आपका विशेषण होता है, और दूसरा पद जो है वो आपका विशेष्य होता है। लेकिन जो पहला पद होता है वो अगर संख्यावाचक विशेषण तो हो गया कर्मधारय का भेद, बिल्कुल सही है। तो ये भी आपका सही है। उसके बाद आपका तीसरा सवाल देखिए, कौन सा शब्द कृत्रिवाचक या त्रिच और ता प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है? इनके योग से जो नहीं बना है आपने वो बताना है कृत्रिवाचक। देखिए प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, बार बार मैंने आपको बताया भी है, और इनमें से जो प्रत्यय क्रिया के साथ धातु के साथ लग करके बनते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उनको आप कहते हैं कृत प्रत्यय, और जो क्रिया की बजाय किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगते हैं तो उन प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब वो भी 6 प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं और ये क्रिया के साथ लग करके बनते हैं। इन्हीं में से कृत्रिवाचक है। कृत्रिवाचक जब कर्ता बना देते हैं, हम किसी क्रिया से कोई काम करने वाला बनाते हैं तो कृत्रिवाचक होता है। इसमें कर्मवाचक होता है, इसमें भाववाचक होता है, इसमें करणवाचक होता है, और इसमें क्रियावाचक होता है। तो 4-5 प्रकार के आपके प्रत्यय होते हैं कृत्रि, और उन्हीं में से ये सवाल था आपका कि कृत्रिवाचक जो है प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्रिया के साथ प्रत्यय लगाने से शब्द तो बन गया, क्या वो कर्ता का काम कर रहा है? यही बात आप लोगों ने देखनी है। तो आइए हम देखते हैं इसका जो पहला जो सवाल है वो है रचयिता। रचयिता काम करने वाला होता है, रचयिता किसी काम की रचना करने वाला होता है, तो रचयिता तो कर्ता का काम कर सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। प्रदाता प्र उपसर्ग है, दा एक धातु है, दा का मतलब देना होता है, प्र उपसर्ग लग करके और ता उसके साथ प्रत्यय लग करके प्रदाता बन गया, प्रदाता देने वाला हो गया, ये भी कोई न कोई कर्ता बन सकता है। व्याख्याता, अब व्याख्याता आप सभी को पता है कि जो प्रोफेसर होते हैं या कॉलेज में जो टीचर पढ़ाने वाले होते हैं उनके लिए व्याख्याता शब्द प्रयोग होता है, आप सभी को पता है इस बात का। तो इसका मतलब वो भी काम करने वाला हो गया। अगर रचयिता देखें वो भी कर्ता हो सकता है, कृत्रि हो सकता है, कृत्रिवाचक हो सकता है, काम करने वाला हो सकता है, प्रदाता भी हो सकता है, व्याख्याता भी हो सकता है। आपको लगता है विद्वता काम करने वाला हो सकता है? ये तो एक भाव है। तो इसका मतलब जो विद्वता है वो कृत्रिवाचक प्रत्यय के योग से नहीं बना है। उसके बाद नंबर अगला देखिए, एक बार आप नंबर 4 पे देखें कि संधि के नियमानुसार प्रथम पद के अंतिम वर्ण म का लोप कैसे भ तक किसी वर्ण में होगा तो म
अंतिम पद के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बनेगा। विकल्पों में से किस संधि शब्द का निर्माण उक्त नियम के तहत नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार मैंने क्लास में आप लोगों को बताया भी है। इसको आपने क्या करना है, मैंने कहा था ना, एक कॉपी पेन लेकर के आप बैठें, कॉपी पेन लेकर के बैठें। आप ये समझिए कि जब भी आप संधि करते हैं उसमें एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर म है, मतलब पहली साइड का लास्ट वाला वर्ण म है, और उत्तर पद में कोई वर्गीय व्यंजन आ रहा है, वो अगर क ख घ घ में से आ रहा है तो मैं हट करके उसकी जगह अंग बन जाएगा। अगर च छ झ झ में से आ रहा है, इधर माँ है, उधर च छ झ झ में से आ रहा है, तो वो मैं हटेगा और इधर वाला जो है य बन जाएगा। और अगर वो ट ठ ढ ढ में से आ रहा है इधर उत्तर पद में, तो इसका मतलब उसका ट ठ ढ ढ का अनय बन जाएगा। और इन 4 एग्जाम्पल्स में से ऐसा कौन सा है जिसमें म को हटने के बाद ऐसा नियम लागू नहीं होता। अब एक बार मैंने कहा था कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए। अगर आप इसको लिख करके देखेंगे, पहला जो शब्द है, जो ओरिजिनल शब्द है वो है हृदयम। हृदयम, मैं को हलंत किया आपने, पूर्व पद का अंतिम वर्ण मैं हो गया, ध्यान से देखें। और अगला जो वर्ण है वो है गम, गम। तो इसका मतलब जब भी वो मैं जाएगा, मैं पूर्व पद का अंतिम वर्ण मैं जाएगा, तो इधर वाला जो ग है तो ग के परिवार का 5वां वर्ण बनेगा उस माँ का, मतलब क ख घ घ अंग बनेगा। अंग साइड में बिंदी वाला होता है, इसलिए ये अंग बन गया। और ग आधा है, ग उसके पैर में पूरा है। अगर आप नीचे देखोगे तो हृदयंगम, ये तो उस नियम को मान रहा है। इसने कहा है कि किसका निर्माण इस नियम के तहत नहीं हुआ। दूसरा आप देखें, दूसरा जो शब्द है, अगर आप संधि विच्छेद करें इसका, तो ये होगा अकिम, अकिम, अ की और मैं हलंत, और आगे है चन, अकिम चन। मतलब जब आगे का पहला, इधर वाला तो मैं था लास्ट में, उधर का च है, अगर वो च छ झ झ इन चारों में से कोई भी होता तो ये बनता उनका, और वही बना हुआ है इसमें, इसलिए इस पे भी ये नियम लागू है। अगर आप सम जमा चय लिखते तो संचय लिखते, ये लिखते उसकी, तो ये वही नियम है अकिम जमा चन। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो। ये अनेक शब्दों से के लिए एक शब्द में भी एक बार परीक्षा में आया था। तो अगला है दिंग नाग। ये जो शब्द है ये है दिक् प्लस नाग। दिक् मतलब पूर्व पद का अंतिम वर्ण मैं नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले में सवाल में पूछा है पूर्व पद का अंतिम वर्ण मैं है, तो यहाँ पर दिक् जमा नाग है। और उत्तर पद का पहला वर्ण अगर कोई पंचम वर्ण हो तो पहले का भी पंचम बन जाता है, ये तो सही है। मतलब वाक प्लस मय से जैसे वांगमय बन जाता है, वैसे ही ये जो शब्द है दिक् जमा नाग से दिंग नाग बन जाएगा। अब बन तो गया, लेकिन ऊपर वाला नियम लागू नहीं हुआ इसके ऊपर। और अंतिम है दिवम जमा में गत, दिवंगत बन जाएगा। दिवम पूरा पद का अंतिम वर्ण मैं है और आगे ग है, तो इसलिए क ख घ घ अंग बनेगी। तो ऐसे में आपका क भी उस नियम के तहत बना है, आपका ख भी बना है और घ भी बना है, लेकिन पूर्व पद का अंतिम वर्ण क है थर्ड ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है आपका वो सही नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये एक बार आप लिख करके देखिएगा, फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो मैं पूरा वीडियो बना करके आप लोगों के लिए इसका भेज दूंगा। आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 आप लोगों के सामने सवाल है कि संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। संरचना बनावट की दृष्टि से कौन सा वाक्य सरल नहीं है। सरल, संयुक्त और मिश्रित मैं 2-3 बार पहले भी बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ही कहते हैं। तो सरल जो वाक्य होता है उसमें एक क्रिया होती है, लेकिन उसका जो कर्ता है उसका कर्ता का विस्तार लंबा हो सकता है। वो जो कर्ता का विस्तार है वो पूरा का पूरा जो आगे वाला वाक्य है वो कर्ता जो है वो संज्ञा शब्द और संज्ञा का विस्तार हो करके वो संज्ञा पदबंध हो, वो सर्वनाम पदबंध हो सकता है, वो विशेषण पदबंध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइए हम पहले सवाल को देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है कि दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। आपको सबके मन को भाते हैं, ये मुख्य क्रिया है।
अब ये जो है ना, दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति, ये सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये तो सरल वाक्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सवाल आपसे और दूसरे तरीके से, पदबंध के तरीके से भी पूछा जा सकता है। पदबंध के तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? हो सकता है आपके सामने ये लिखा जाए कि दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले, यहाँ तक अंडरलाइन कर दें, यहाँ तक इसको रेखांकित कर दें, तो इस वाक्य को आप अगर वाले तक अंडरलाइन करेंगे तो ये पदबंध में आपका विशेषण पदबंध हो जाएगा। और व्यक्ति को अगर अंडरलाइन लेकर के साथ की साथ ले लिया जाए तब इसको हम कहेंगे संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो ये पदबंध में भी आपके सामने आ सकता है, तो इसलिए ये सरल वाक्य है भाई। दूसरा है, पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बीमार हैं। अब कि वे बीमार है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसको अपना कि वे बीमार हैं, इसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए पहले प्रधान उपवाक्य के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, उसके ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज अंग्रेजी में, सुबॉर्डिनेट क्लॉज अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में इसको उपवाक्य कहते हैं। और ये उपवाक्य जो है वो कोई भी काम कर सकता है। तो ऐसे में जब दूसरा उपवाक्य डिपेंडेंट हो अर्थात आश्रित हो, पहला प्रधान उपवाक्य हो, उसको आप मिश्र वाक्य कहते हैं। और ये मिश्र वाक्य का है। वैसे भी की जिसके अंदर बीच में कै को छोटी की मात्रा वाला आता है तो वो आम तौर पे आपका मिश्र वाक्य ही होता है। मतलब आप सरल वाक्य को समझ जाते हैं, मिश्र वाले में तो कोई ना कोई कहीं कंडीशन होगी, कहीं पर कंपैरिजन होगा, इस प्रकार से आपके मिश्र वाक्य आ जाते हैं। तो ये मिश्र वाक्य का है, सरल का नहीं है। तीसरा जो है, स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे हुए कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश किया ये आपका जो है मुख्य क्रिया है, और ये सारा का सारा कर्ता विस्तार है जितना भी आगे है। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे कृष्ण, अगर यहाँ पर घिरे तक अंडरलाइन कर दिया जाए फिर आपसे पदबंध पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपका कृष्ण तक अंडरलाइन कर दें फिर आपसे पदबंध पूछा जा सकता है। अगर अंतिम वर्ण आपका अंतिम जो शब्द है अगर वो संज्ञा ही है तो आमतौर पे वो संज्ञा पदबंध हो जाता है। और अगर अंतिम पदबंध का अंतिम जो शब्द है अगर वो संज्ञा से आगे वाला आपको अंडरलाइन कर रखा है तो आमतौर पे आपका विशेषण पदबंध होता है। तो पदबंध में भी ये आ सकता है। अंतिम है, सभी आंदोलन कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ये भी आपका सरल वाक्य है। तो आपका पहला सरल है, लगने में तो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। दूसरा आपका मिश्र वाक्य है, तीसरा आपका सरल है, और चौथा भी आपका सरल है। सिर्फ कर्ता का विस्तार इसमें कर रखा है, पदबंध लगा रखा है आगे। आप आगे चलिए, कौन सा शब्द वर्णागम संधि से निर्मित नहीं है? इससे पहले वाली जब मैंने वीडियो डाली तो उस वीडियो में मैंने पिछला 2016 का पेपर आपका सोल्व किया था। उसमें किसी स्टूडेंट ने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रखा है कि सर वर्णागम संधि क्या होती है, आपने वहाँ पर पूछा हुआ है। तो मुझे पता था ये अगला पेपर मैं जब आपको करवाऊँगा। वर्ण का आगम आना, अपने आप कहीं से वर्ण जिसमें आ जाता है उसको वर्णागम संधि कहते हैं। अब इसमें वर्णागम किस में नहीं है आप ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि किस में वर्णागम संधि नहीं है। पहला आ जमा छादित, आ उपसर्ग पहले लगा हुआ है, बाद में आपका छादित है, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि चय का अपने आप आगम हो गया है। आ और छादित के बीच में चय अपने आप आई है। कहाँ से आई? वो वर्ण का आगम हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये वर्णागम संधि है। जब कोई भी वर्ण चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, आमतौर पे व्यंजन में च का ही आगम होता है या श का आगम होता है या स सलेट वाली जो होती है उसका आगम होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा आजमाच्छादित, आच्छादित बन गया तो यहाँ पर च का आगम हो गया। अगले में परि जमा क्रिया, जब भी पूर्व पद में परि हो, परि उपसर्ग हो, और उत्तर पद में क्री धातु का कोई भी शब्द हो तो वहाँ पर जो आपकी शय, जिसको मूर्धन्य शय या पेट पटी शय कहते हैं, उसका आगम अपने आप हो जाता है, उसको वर्णागम संधि कहते हैं। और अगर पूर्व पद में सम उपसर्ग हो और बाद वाले में क्री धातु का कोई शब्द हो तो वहाँ पर स सलेट वाली जो है आधी उसका आगम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बी ऑप्शन है आपका परि जमा क्रिया, तो ये परिश क्रिया बन जाएगा। तो शय का आगम हुआ कि नहीं हुआ? चौथा जो ऑप्शन है सम जमा कृत, मैं तीसरे को छोड़ रहा हूँ फिलहाल,
समजमाकृत से ये संस्कृत बन जाएगा, म हटा उसके नाम की ऊपर बिंदी बन गई, और आगे जो उत्तर पद का पहला वर्ण क्या, पूरा का पूरा जो शब्द ही था वो आपका क्री धातु का है, इसलिए स का आगम इसमें हो गया। जो स्लेट वाली स है जिसको आप दंतय या वर्तस्य स कहते हैं, तो वो स का आगम इसमें हो गया। तो पहले में आगम हो गया किसका, च का, दूसरे में आगम हो गया श का। श कौन सी, श कौन सी, जो आप मूर्धन्य श कहते हैं, और नीचे वाले में संस्कृत में स का आगम हो गया स्लेट वाली का। तो बीच वाला जो है प्रति जमा स्थान, प्रति उपसर्ग है, स्थान से जोड़ करके ये प्रतिष्ठान बन गया। जब भी उत्तर पद में स्था धातु आती है तो स्थ की जगह स्ठ हो जाता है। जैसे आप कहते हैं युधिजम स्थिर, तो इसका मतलब ये युधिष्ठिर बन जाएगा। तो ऐसे ही ये प्रतिजमा स्थान, इसमें आगम कहाँ हुआ। आप कहेंगे कि ये श आ गई, जी नहीं, ये संधि हुई है सिर्फ। जो स स्लेट वाली थी उसकी जगह जो मूर्धन्य श है उसका वो बनी है, नया कोई वर्ण नहीं आया है। उन सभी तीनों एग्जाम्पल्स में नया वर्ण आ रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद मतलब आजमाच्छादित, इसमें च का आगम हो रहा है। परिजमा क्रिया में, परिष्क्रिया में श का आगम हो रहा है। संस्कृत में स का आगम हो रहा है, लेकिन प्रतिष्ठान में कहीं पर भी स का आगम नहीं है। केवल जो स स्लेट वाली थी उसकी जगह दुए जो मूर्धन्य श है जिसको आप पेटपटी श कहते हैं उसका आगम हो रहा है। तो इसका मतलब वर्णागम संधि से निर्मित शब्द आपका नंबर 3 नहीं है। उसके बाद नंबर 7 जो एग्जाम्पल आपका आँखों से परे है, उसके लिए सही शब्द पर मतलब परे, अक्षी से परे जो चीज़ें हैं, अक्षी का मतलब आँखें हैं, वो उसको परोक्ष कहते हैं, और जो आँखों के सामने हो उसको हम कहते हैं समक्ष। ठीक है, सामने एक तो होता है प्रत्यक्ष, उसको प्रति प्लस अक्षी, अक्षी के सामने प्रत्यक्ष भी कहते हैं, समक्ष भी कई बार कह देते हैं उसको। तो प्रत्यक्ष का परोक्ष विपरीतार्थक बनता है, यही वही शब्द है। इसके अंदर दर्शनीय देखने योग्य होता है, कथनीय जो कहने योग्य ना हो, परोक्ष आपका यही होगा। और इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे की जो बातें होती है उसको इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रिय से इंद्रियां हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। चलिए हम नंबर 8 पे चलते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प आपने, पहला है सौंदर्यता, ये कोई शब्द नहीं है। ओरिजिनल शब्द या तो सुंदरता होना चाहिए था या सौंदर्य शब्द होना चाहिए था। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता। सौंदर्य भी आपने भाववाचक संज्ञा बना दी और एक ता प्रत्यय और लगा करके डबल भाववाचक बनाओगे, तो इसलिए सौंदर्यता गलत है। दूसरा जो शब्द है मेरे अनुसार, हालांकि बोर्ड ने अपनी आंसर की में पिशाचिनी को ठीक किया हुआ है, डॉक्टर राघव प्रकाश भी कहते हैं, और मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके पढ़े हैं। ये पिशाच का पिशाची जो शब्द है, पिशाची शब्द सही होता है, बोर्ड ने तो पिशाचिनी को भी ठीक कर रखा है सही में, लेकिन गलत है ये भाई। ओरिजिनल जो शब्द है वो पिशाची शब्द है। पिशाची, पी शा च को बड़ी की मात्रा, पिशाची नहीं होता। तो यहाँ पर इनी प्रत्यय लगा करके कुमुद को कुमुदिनी कह देंगे आप, तो ये तो ठीक है, लेकिन पिशाचिनी गलत है। सुपर्णखा ये भी गलत है। मैंने अपनी संधि के और शुद्ध शुद्ध में भी ये सुपर्णखा शब्द बताया हुआ है। शूर्पनखा, शूर्प का मतलब होता है तेज, तीखे, और नखा का मतलब जिसके नाखून तीखे हों उसको शूर्पनखा कहते हैं। शूर्पनखा, और न का ण बन जाता है पहले पद में र होने की वजह से, तो इसका मतलब शूर्पनखा शब्द है ये। तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है जो सामने लिखा हुआ है शूर्पणखा, तो ये भी गलत है। सौंदर्य ये आएगा, पिशाची दूसरा आएगा, शूर्पणखा, और गारहस्थ है ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो चौथा ऑप्शन आपका 8 का सही हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 9 की तरफ। उस सामासिक पद को चुनिए जो 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बना हो। 2 भाषाओं से, यानी संकर तो है, लेकिन संकर शब्द तो 2 भाषाओं का होता है, अलग अलग भाषाओं का होता है। एक ही भाषा के तो फिर तो संधि या समास होकर के आपके शब्द बन जाएंगे। पहला आरामगाह, एक ही भाषा के 2 शब्द हैं। आराम और गाह दोनों के दोनों एक ही है, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। राष्ट्रपिता ये भी एक ही भाषा के शब्द है। स्नान गृह ये दोनों भी एक ही भाषा के हैं, लेकिन जिलाधीश
ये दो भाषाओं के शब्द हैं। इसमें जिला जो शब्द है वो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, और धीस ईश जिसके अंदर आ गया, ईश का मतलब भगवान, आप यही से अंदाज़ा लगा लें, ये तो आपका संस्कृत से बना हुआ शब्द है। तो इसका मतलब जिला अगर अकेला शब्द आता तो ये आपका किस भाषा का होता? अरबी भाषा का। तो आपको ये सही समझ में आ गया होगा कि भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से निर्मित, इनको संकर शब्द कहते हैं भाई, ये संकर शब्द है। उसके बाद आप चलिए नंबर 10 पे, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गिरी का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए शैलजा, अब शैल को तो आप कह सकते थे, शैल जो है वो पर्वत को कहते हैं, और शैलजा उस पर्वत की पुत्री, अर्थात ये पर्यायवाची में अगर प्रयोग होता है तो ये आपका प्रयोग होगा किसके लिए? शैलजा पर्वत की पुत्री पार्वती के लिए प्रयोग होता है। और महीधर, धरती के ऊपर, मही के ऊपर जो अपने आप को धारण किए हुए है, बिल्कुल पर्वत का और गिरी का पर्यायवाची है। नग, नहीं जो गमन करता, एक ही जगह पे जो रहता है, नग नहीं गमन करता, वो नग होता है और वो भी पर्वत होता है, एक ही जगह पे रहता है। अद्री नाम भी पर्वत का है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल इसके अनुसार आपका सही था। उसके बाद वर्णोच्चारण स्थल की दृष्टि से बेमेल छांटिए। सीधे सीधे वर्णोच्चारण स्थान आप लोगों ने याद करके हैं, मैंने अपनी वीडियोज़ में भी आपको बता रखा है, वर्ण का जो उच्चारण स्थान बता रखे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, कंठ, नासिका, क ख ग घ ङ पहली लाइन ही कंठ की होती है, च छ झ झ ञ दूसरी लाइन तालु की होती है, ट ठ ढ ढ ण तीसरी लाइन मूर्धा की होती है, त थ द द न चौथी दंत की होती है, और प फ ब ब म पंचमी ओष्ठ की होती है। आपने 1 2 3 4 करके 5 हिस्सों में अपने मुंह को बांटना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और याद हो गए। अब आप देखिए, क्या आपको लगता है कि अंग जो है ये अड़य नहीं है, साइड में बिंदी है? ग ये आपका कंठ से है और नासिक के भी है, ये पहला ऑप्शन तो ठीक हो गया। कंठ तालु ए जो बनती है ए और ई से जुड़ करके बनती है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए कंठ तालु जो है ये सही जवाब है। दंतोष्ठ, ध्यान दीजिएगा, फ जो होता है वो आपका ओष्ठ्य ध्वनि है, लेकिन इस फ के नीचे बिंदी देखिए आप, इसी को कहते हैं नुक्ता। जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ हो तो वो आपकी आगत ध्वनि होगी, और इसको आप अंग्रेजी में लेबियोडेंटल कहते हैं। नीचे का होंठ और ऊपर के दांत को आपको कहते हैं, जैसे फ मतलब फाइन, फॉर, फाइव, ऐसे आप बोलते हैं नीचे का होंठ ऊपर के दांत को। अगर इसका उच्चारण स्थान आता है तो वो दंतोष्ठ होगा, और दंतोष्ठ है, इसमें भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। और दंत नासिका, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नासिका तो है, लेकिन क्या दंत भी है? देखिए पहली लाइन क ख घ घ ङ कंठ की है, दूसरी लाइन च छ झ झ ञ तालु की है, तीसरी लाइन ट ठ ढ ढ ण मूर्धा की है। अण तो मूर्धा का था, अगर मूर्धा नासिका इसने लिखा होता तो बात बन जाती। तो यही ऑप्शन आपका गलत है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसके बाद पोखर का तत्सम रूप, तत्सम का मतलब इस पोखर को संस्कृत में क्या कहते थे, यही आपने पूछना है, पहले भी मैंने बताया था। परस्तर, अरे भाई ये तो पत्थर का तत्सम रूप है। पोषक, पुष्कर, प्रवीण, ये जो शब्द है पुष्कर से पोखर बना है। पुष्कर तीर्थ भी है हमारा, ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है राजस्थान में, तो इसका मतलब पुष्कर आपका इससे बन करके पोखर बन गया, जो आपका तालाब जिसको आप कहते हैं। उसके बाद अगला है, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं है? 2 उपसर्ग किस में नहीं है? सम, आ और धी। समाधि, सम में हलंत, आ उपसर्ग और है, और धी जो शब्द है अंत में जुड़ गया, तो इसका मतलब इसको समाधि बोलेंगे। ये सही जवाब है कि इसमें 2 उपसर्ग हैं। वी, आ, धी, आधि अकेला जो शब्द है वो भी सार्थक है। आधि का मतलब मानसिक बीमारी होता है, और व्याधि का मतलब आपका जो ये शब्द दिया हुआ है इसको हम शारीरिक पीड़ा कहते हैं, जो शरीर में कोई पीड़ा होती है, और मानसिक जो पीड़ा होती है उसको आधि कहते हैं। तो ये वी जमा आधि से जुड़ करके व्याधि बन गया, लेकिन वी जमा आ जमा धी भी आप इसको जोड़ करके बना सकते हैं, तो 2 उपसर्ग हैं। उसके बाद स्वागत, सु, आ और गत। सु से आधी रह जाएगी, ऊ का वह बन जाएगा यण संधि के कारण,
और वह के बाद आ जो है जुड़ करके आगत आपका बन जाएगा। इसमें भी दो उपसर्ग है, पहले में सम और आ उपसर्ग है, धी मूल शब्द है। वी आ और धी इसमें भी दो उपसर्ग है। सु आ और गत शब्द के साथ सु और आ दो उपसर्ग लगे। अध्यापक में मेरे अनुसार तो, और एक बहुत प्रसिद्ध भारतवर्ष के मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनकी बुक के अनुसार भी अध्यापक में भी दो उपसर्ग हैं। एक अधि उपसर्ग है, एक आ उपसर्ग है और पक शब्द मूल है। लेकिन बोर्ड ने इसको ठीक किया हुआ था। अगर ये रिपीट होता है भाई आपकी एस्टेट की परीक्षा में तो अध्यापक को ही ठीक करना है। बोर्ड ने अपनी आंसर की में जहाँ तक मेरा ध्यान है, जब भी इसकी आंसर की आई थी अध्यापक को ही ठीक किया था और हमने इस पे ऑब्जेक्शन भी डाला था, लेकिन बोर्ड ने ठीक नहीं किया था उसको। बोर्ड अपनी इस बात पे अडिग है कि अध्यापक में केवल उपसर्ग ही एक है, अधि, आपक शब्द कह रहा है वो। तो चलो उन्होंने जो भी है ठीक कर दिया। तो अब उन्होंने जब ठीक नहीं किया, दोबारा अगर ये पेपर में आ जाता है तो आप अध्यापक को ही दो उपसर्ग से निर्मित नहीं बनाएंगे, एक उपसर्ग से निर्मित बनाएंगे। ऐसे में हम उन्हीं का जवाब उन्हीं के सामने रख देंगे कि ये आपने पिछली बार भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया था लेकिन आपने ठीक नहीं किया था। अगर आता है तो आप इस चौथे को ठीक करेंगे। उसके बाद आपका नंबर 14, किस समस्त पद का विग्रह सम्यक, सम्यक का मतलब ठीक नहीं है, किस समस्त पद का विग्रह ठीक नहीं है आपने बताना है। पहला है अभूतपूर्व, अभूतपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ हो, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा दे रखा है अत्यावश्यक, जो आवश्यकता से परे है। अरे आवश्यकता से परे अत्यावश्यक कैसे हो सकता है? अत्यावश्यक तो वास्तव में आवश्यकता है जिसकी, उसको कहते हैं, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अतीन्द्रिय, हाँ अति इंद्रिय, इसमें दीर्घ संधि होगी, अति प्लस इंद्रिय, इंद्रियों से अतीत या इंद्रियों से परे, ये सही है। और चौथा है निरामिष, मतलब आमिष से रहित। आमिष, आमिष कहते हैं मांस को, मतलब मांस से रहित निरामिष होता है। जो शाकाहारी भोजन है उसको हम निरामिष कहते हैं। आमिष या सामिष दोनों का एक ही अर्थ होता है। जो मांस युक्त भोजन होता है उसको हम आमिष या सामिष, से आमिष मतलब समेत आमिष, उसको कह सकते हैं। निरामिष, जिसमें आमिष ना हो, जिसमें मांस ना हो, उसको निरामिष कहते हैं। ये भी आपका सही है, मतलब निरामिष की भी परिभाषा ठीक है, अतीन्द्रिय की भी ठीक है, लेकिन अत्यावश्यक की नहीं है। उसके बाद किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का भी और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है? पहला पार्श्विक नहीं हुआ है भाई, इक प्रत्यय तो लगा है। दूसरा पारिवारिक, एक बात बता दूं, इसमें परि उपसर्ग है, पारी दिखाई देगा आपको, परि उपसर्ग है, परि, और वार मूल शब्द है, इक प्रत्यय है, और बाद में इक प्रत्यय जिसके साथ लगता है तो उसमें पूर्व पद में आ का आगम हो जाता है, पारिवारिक बन जाएगा। जैसे समाज के साथ इक प्रत्यय लगाओगे ना तो वो सामाजिक बन जाएगा, अर्थ के साथ इक प्रत्यय लगाओगे आर्थिक बन जाएगा। तो ये परि जमा वार जमा इक, पारिवारिक। इसमें देखो परि उपसर्ग है और इक प्रत्यय है, तो ये ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। ये आपका 15वां सवाल था आपका, काल्पनिक, रासायनिक, पार्श्विक, इनके अंतर्गत इक प्रत्यय तो सभी में है लेकिन उपसर्ग औरों में नहीं है। पार्श्व मूल शब्द है, रसायन मूल शब्द है, और कल्पना जो है वो मूल शब्द है। तो इसमें परि उपसर्ग, इक प्रत्यय, एक आपका बी ऑप्शन है। आप इसको, इस पेपर को दोबारा से एक बार करके देखिएगा, कहीं पर भी दिक्कत अगर आपको आती है। मैं कल कोई वीडियो डाल नहीं पाया था, समय कम लगा था, तो कल मैं दोबारा से आप लोगों के लिए अगला 2018 का और 19 का पेपर आपका पीजीटी का बचा है उसको, उसके बाद मैं पीआरटी के और टीजीटी के पेपर डालूंगा कहीं न कहीं से। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप किसी के पास वो पेपर मूल रूप में पढ़े हों तो मेरे पास प्लीज़ भेज दीजिएगा और मैं आप लोगों को वो पेपर सोल्व करके दूंगा। ये बहुत मदद करेंगे आपकी। आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में फिर किसी ऐसे ही किसी एक पेपर के साथ। पूरा टॉपिक पढ़ाने का भी फ़िलहाल टाइम नहीं है, लेकिन मैं पूरे टॉपिक भी आपको पढ़ा करके पूरी ग्रामर आप लोगों के लिए भेज दूंगा। इस बार इसी पे काम करूंगा अभी फ़िलहाल, और तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।